हेलो मान सर। कैसी हो मानवी? लगता है आज एनईपी 2020 के तूफान में फंसी हुई हो। सर आप आगे? तूफान नहीं, ये तो बवंडर है। ये देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे नए नाम, निपुण, परख, प्रखर राजस्थान, 5+3+3+4 का ढांचा, सब कुछ दिमाग में खिचड़ी बन गया है। मुझे डर लग रहा है कि परीक्षा में सब कुछ भूल जाऊंगी। कैसे होगा ये सब याद? तुम्हारी समस्या वही है जो हजारों स्टूडेंट्स की है। तुम इसे रटने की कोशिश कर रही हो, एक विषय की तरह पढ़ रही हो, और यही तुम गलती कर रही हो। तो और कैसे पढ़ूं सर? सिलेबस तो पूरा करना ही है। मानवी, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे नहीं, इसे जिएंगे, एक कहानी की तरह, किरदारों के साथ। आज तुम स्टूडेंट नहीं हो और मैं टीचर नहीं। हम दो दोस्त हैं जो शिक्षा के इस नए दौर को समझने निकले हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसमें हर फैक्ट, हर योजना, हर तारीख एक किरदार होगी। और मैं गारंटी देता हूं, अगले 2 घंटे के इस चर्चा के बाद इस टॉपिक से तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बोलो, तैयार हो रीट की सबसे मुश्किल उड़ान को भरने के लिए? तैयार हूँ सर। लेट्स स्टार्ट द मूवी। बहुत बढ़िया। तो हमारी फिल्म का पहला सीन है द फ्लैशबैक। सोचो, साल 1986 की शिक्षा नीति चल रही थी। सब ठीक था, लेकिन दुनिया बदल रही थी। इंटरनेट आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, 21वीं सदी की चुनौतियां सामने थीं। हमारी शिक्षा प्रणाली बच्चों को जानकारी तो दे रही थी, पर उन्हें सोचना, विश्लेषण करना और नई चीजें बनाना नहीं सिखा पा रही थी। वो रटने वाले तोते बना रही थी, प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं। हाँ सर, हम भी तो उसी सिस्टम से पढ़कर ही आए हैं। परीक्षा के लिए रटो और बाद में भूल जाओ। एग्जैक्टली। तो सरकार ने सोचा कि अब एक ऐसी शिक्षा नीति की जरूरत है जो भारत को ज्ञान का सुपर पावर बना सके। 34 साल बाद 29 जुलाई 2020 को एक नया सूरज उगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं था मानवी, ये पूरा का पूरा एक रीबूट था, एक नई सोच, एक नया दर्शन। और इस दर्शन की नींव 5 मजबूत स्तंभों पर रखी गई है। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर प्रावधान इन्हीं से जुड़ा है। पहुंच यानी एक्सेस। हर बच्चा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या इलाके का हो, उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी पीछे ना छूटे। समानता यानी इक्विटी। सबको शिक्षा के समान अवसर मिले। ऐसा नहीं कि अमीर के बच्चे को अलग और गरीब के बच्चे को अलग शिक्षा मिले। गुणवत्ता यानी क्वालिटी। शिक्षा सिर्फ डिग्री देने के लिए ना हो, बल्कि बच्चों में वास्तविक कौशल और समझ विकसित करे। रटना बंद, समझना शुरू। सामर्थ्य यानी अफोर्डेबिलिटी। शिक्षा इतनी महंगी ना हो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाए। जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। शिक्षक, स्कूल और पूरा सिस्टम अपनी जिम्मेदारी समझे और जवाबदेह हो। वाह सर, ये तो बहुत ही सरल तरीके से समझ आ गया। एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल। और इसी नीति पर कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए गए, जैसे कला और विज्ञान में कोई दीवार नहीं होगी, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों में कोई भेद नहीं होगा, बच्चों की रचनात्मक और तार्किक सोच को बढ़ावा दिया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण, रटने की पद्धति को खत्म करके अवधारणात्मक समझ यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर दिया जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है मानवी, क्योंकि यहीं से आरपीएससी जैसे बोर्ड सवाल उठाते हैं। वो जानना चाहते हैं कि तुम्हें पॉलिसी की आत्मा पता है या नहीं। जैसे एक बहुत ही बेसिक सवाल जो कई बार पूछा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 पैटर्न के स्थान पर कौन सा पैटर्न अपनाया गया है? सर ये तो अब मुझे अच्छे से पता है, 5+3+3+4। परफेक्ट। देखा, कहानी की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारा पहला सवाल भी तैयार हो गया। अब चलो इस नए पैटर्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ये 5+3+3+4 सिर्फ नंबर नहीं है, ये बच्चे के दिमागी विकास के 4 पड़ाव हैं। पहले की 10+2 व्यवस्था 6 साल की उम्र से शुरू होती थी, लेकिन ये नई व्यवस्था 3 साल की उम्र से ही बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है। ये क्रांतिकारी बदलाव है। चलो एक एक करके इन चारों स्टेज को समझते हैं। हाँ, और इस क्लास के अंत में 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, जिससे पूरा चैप्टर अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यस सर। 1. फाउंडेशनल स्टेज यानी बुनियादी चरण, 5 वर्ष। आयु 3 से 8 वर्ष। कक्षाएं 3 साल आंगनवाड़ी, प्री स्कूल या बाल वाटिका प्लस कक्षा 1 और 2। फोकस, खेल खेल में सीखना। यहाँ कोई परीक्षा नहीं, कोई किताबों का बोझ नहीं, सिर्फ गतिविधियाँ, खिलौने,
कहानियां, संगीत और खेल। इसका मकसद है बच्चे के मस्तिष्क का 85% विकास जो इसी उम्र में होता है उसे सही दिशा देना। इसे ECCE कहते हैं। राजस्थान का कदम। राजस्थान सरकार ने 5 वर्ष से पहले हर बच्चे के लिए बाल वाटिका यानी कक्षा 1 से पहले की कक्षा की परिकल्पना की है, जिसमें ECCE में प्रशिक्षित शिक्षक होंगे। वाओ मान सर, इस प्रकार से तो सब कुछ याद हो जाएगा। मेरी तो सारी टेंशन खत्म होने वाली है आज। यहीं से एक और प्रश्न बनता है। RPSC सेकंड ग्रेड GK 2022 में पूछा गया था कि NEP 2020 के अनुसार 3 से 8 वर्ष की आयु के वर्ग के लिए निर्धारित चरण का नाम क्या है? बुनियादी चरण या फाउंडेशनल स्टेज सा। परफेक्ट। देखा, कहानी की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारा पहला सवाल भी तैयार हो गया। अब चलो इस नए पैटर्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। 2. प्रिपरेटरी स्टेज यानी प्रारंभिक चरण 3 वर्ष, आयु 8 से 11 वर्ष, कक्षाएं कक्षा 3 से 5। फोकस अब खेल के साथ साथ थोड़ी औपचारिक पढ़ाई शुरू होती है, लेकिन ये भी इंटरैक्टिव और खोज पर आधारित होगी। यहाँ मुख्य लक्ष्य है FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को मजबूत करना। बच्चा अच्छी तरह से पढ़ना, लिखना और सामान्य जोड़ घटाव सीख जाए, यही इस चरण का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और सर, मिडिल स्टेज? मिडिल स्टेज यानी मध्य चरण 3 वर्ष, आयु 11 से 14 वर्ष, कक्षाएं 6 से 8। फोकस यहाँ से विषय आधारित पढ़ाई शुरू होती है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला आदि के विशेषज्ञ शिक्षक आते हैं और सबसे बड़ा बदलाव यही होता है। कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन और कोडिंग की शुरुआत होती है। बच्चा चाहे तो कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल काम या कोई और स्किल सीख सकता है। ये पॉइंट तो एग्जामिनर का फेवरेट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा इंटर्नशिप के साथ किस कक्षा से शुरू करने का प्रस्ताव है? कक्षा 6 से सर। नेक्स्ट, 4th सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक चरण 4 वर्ष, आयु 14 से 18 वर्ष, कक्षाएं 9 से 12। इसे 2 भागों में बांटा गया है, 9 से 10 और 11 से 12। फोकस यहाँ सबसे बड़ी क्रांति हुई है। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की दीवारों को तोड़ दिया गया है। अब कोई भी छात्र फिजिक्स के साथ हिस्ट्री या अकाउंटेंसी के साथ म्यूजिक पढ़ सकता है। पूरा फोकस बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी और लचीली शिक्षा पर है, ताकि छात्र अपनी पसंद और रुचि के अनुसार अपना रास्ता खुद बना सकें। यहाँ रटने की जगह क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच पर जोर दिया जाएगा। सर, ये तो कमाल का बदलाव है। काश हमारे समय में भी ऐसा होता। बिल्कुल। अब इस पूरी संरचना को एक टेबल में देख लेते हैं, ताकि तुम्हारे दिमाग में इसका नक्शा छप जाए। इस टेबल का सभी दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ताकि इसमें से बनने वाला कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। इस टेबल को ध्यान से देखो मानवी, ये सिर्फ एक टेबल नहीं है, ये इस टॉपिक से आने वाले कम से कम 5 सवालों का जवाब है। अब जब तुम ये समझ गई हो कि NEP 2020 का ढांचा क्या है, तो चलो देखते हैं कि हमारे प्यारे राजस्थान ने इस नक्शे पर अपनी इमारत कैसे खड़ी की है। हाँ मान सर, ये टेबल तो काफी कुछ कवर करती है। देखो मानवी, किसी भी नीति की सफलता कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर उसके लागू होने से तय होती है। और इस मामले में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ के बदलावों को समझना परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा है मान सर। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव हुआ है हमारी किताबों में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद RSCERT उदयपुर ने कक्षा 1 से 5 के लिए नया पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार की हैं। इसमें नया क्या है सर? नया है इसका दृष्टिकोण। अब शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, इसे भारतीय ज्ञान परंपरा यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम से जोड़ा गया है। कक्षा 5 की किताबों में अब बच्चे सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, पुष्कर मेला और राजस्थान की कला जैसे घूमर, कालबेलिया और बंधेज के बारे में पढ़ेंगे। उन्हें नीम, तुलसी, आंवला जैसे पारंपरिक औषधीय पौधों का महत्व सिखाया जाएगा। यही नहीं, बच्चों को अपने गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के लिए महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास, छत्रपति शिवाजी जैसे महापुरुषों की गाथाएं पाठ्यक्रम में शामिल की गई हैं। ये तो बहुत अच्छा है सर। इससे बच्चों में अपनी संस्कृति के प्रति गर्व पैदा होगा। बिल्कुल। और एक और अनोखा काम हुआ है, स्थानीय बोलियों का समावेश। NEP 2020 कहती है कि कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। राजस्थान ने इस पर शानदार काम किया है।
प्रदेश के 9 जिलों में अब बच्चे स्थानीय भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। आरएससीईआरटी ने मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, ढूंढाड़ी जैसी 18 बोलियों की पहचान की है और उनके शब्दकोश यानी डिक्शनरीज और प्राइमर यानी बाल पोथी तैयार किए हैं। अब टीचर क्लास में पानी के साथ साथ जल या नीर भी बोलेगा, जिससे बच्चा स्कूल को अपने घर जैसा महसूस करेगा और सीखने की प्रक्रिया तेज होगी। यहीं से एक और प्रश्न याद आता है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2019 में पूछा गया था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कक्षा 1 से 5 तक 200 से अधिक छात्र हैं तो छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा? सर 40:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। राजस्थान इस मामले में भी पीछे नहीं है। शाला दर्पण, इसे राजस्थान के शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी समझो। यह एक डायनेमिक पोर्टल है जहां राज्य के हर सरकारी स्कूल, हर टीचर और हर छात्र का पूरा डेटा लाइव रहता है। छात्र की उपस्थिति, रिजल्ट, टीचर का ट्रांसफर, वेतन, प्रशिक्षण, सब कुछ इसी पोर्टल पर मैनेज होता है। यह नेप 20 के टेक्नोलॉजी उपयोग और डेटा संचालित योजना के लक्ष्य को पूरी तरह से साकार करता है। दीक्षा पोर्टल, यह केंद्र सरकार का एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। राजस्थान इसका भरपूर उपयोग कर रहा है। हमारे किताबों में जो क्यूआर कोड छपे होते हैं उन्हें स्कैन करके छात्र उस पाठ से जुड़े वीडियो, नोट्स और अतिरिक्त सामग्री देख सकते हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी इस पर हजारों कोर्स उपलब्ध हैं। जयपुर और उदयपुर में 2025 में हुए एक अध्ययन से पता चला था कि महामारी के दौरान 96% शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल का उपयोग किया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग, मानवी, ये सबसे रोमांचक हिस्सा है। राजस्थान अब मूल्यांकन यानी असेसमेंट के लिए एआई का उपयोग कर रहा है। 26 लाख से ज्यादा बच्चों का मौखिक पठन प्रवाह यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी टेस्ट एआई आधारित ऐप से किया गया, जो आवाज पहचान कर बताता है कि बच्चा कितनी सहजता से पढ़ पा रहा है। इसके अलावा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल यानी आरएसओएस में अब उत्तर पुस्तिकाओं का 100% मूल्यांकन डिजिटल तरीके से होता है, जिससे परिणाम जल्दी और पारदर्शी तरीके से आते हैं। गॉट इट सर। एक और पीवाईक्यू जो यहां फिट बैठता है। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2022 का प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक महीने में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? महीने में एक बार, अमावस्या के दिन। बिल्कुल। एनईपी 2020 मानती है कि शिक्षा में सुधार का केंद्र शिक्षक है, इसलिए शिक्षक बनने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा रहा है। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड, 2030 तक शिक्षक बनने की न्यूनतम योग्यता 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। यह बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड हो सकती है। अब अलग से बीएड करने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान के कई विश्वविद्यालय जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर ने यह कोर्स शुरू भी कर दिया है। सतत व्यावसायिक विकास, अब शिक्षक बनने के बाद भी सीखना जारी रहेगा। हर शिक्षक को हर साल कम से कम 50 घंटे का व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें शिक्षकों को समग्र विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टेम प्रशिक्षण, राजस्थान सरकार शिक्षकों को आधुनिक शिक्षा पद्धतियों से जोड़ने के लिए स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स आधारित प्रशिक्षण भी दे रही है। 2025 में 15 से 30 सितंबर तक सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सर इतने सारे बदलाव, ये तो सच में एक नई क्रांति है। लेकिन इन सब योजनाओं को लागू करने के लिए कुछ विशेष मिशन भी तो होंगे? बिल्कुल सही पकड़ा मानवी। अब हम अपनी कहानी के सबसे एक्शन पैक्ड हिस्से में चल रहे हैं, मिशन मोड। जब किसी बड़े लक्ष्य को जल्दी और प्रभावी तरीके से हासिल करना होता है तो सरकारें मिशन मोड में काम करती हैं। एनईपी 2020 के लक्ष्यों को साधने के लिए भी ऐसे ही 3 महामिशन चल रहे हैं। ये तीनों रीट परीक्षा के लिए हॉट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले निपुण का पूरा नाम बताओ। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। शाबाश। इसका लक्ष्य क्या है? सर 2026-27 तक ये निश्चित करना कि देश का हर बच्चा कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN हासिल कर ले। एकदम सही। यह एनईपी 2020 की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि अगर बच्चे को पढ़ना लिखना और सामान्य गिनती ही नहीं आएगी तो आगे की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं।
राजस्थान में इस मिशन को लागू करने के लिए मिशन निपुण राजस्थान चलाया जा रहा है। इसके तहत कक्षा 1 के बच्चों के लिए विद्या प्रवेश नाम का 3 महीने का प्ले बेस्ड मॉड्यूल और शिक्षकों के लिए निष्ठा FLN प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रखर राजस्थान 2.0 यह राजस्थान सरकार का अपना फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो सीधे निपुण भारत के लक्ष्यों को साधने में मदद करता है। यह एक 90 दिवसीय यानी 12 सप्ताह का रीडिंग रेमिडिएशन अभियान है जो 5 सितंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक चलाया गया। रीडिंग रेमिडिएशन मतलब जो बच्चे कक्षा 3 से 8 में हैं लेकिन अपनी कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं पढ़ पाते, उनके पठन कौशल में सुधार करना। इसके लिए बच्चों को उनके पढ़ने के स्तर के आधार पर 4 समूहों में बांटा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लो। समूह C1 बीज यानी सीड, वे बच्चे जिन्हें अक्षर और मात्रा पहचानने में भी कठिनाई होती है। समूह C2 अंकुरण यानी स्प्राउट, वे बच्चे जो शब्द पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। समूह C3 पुष्पन यानी फ्लावरिंग, वे बच्चे जो वाक्य या सरल पाठ अटक अटक के पढ़ते हैं। और समूह C4 फलन यानी फ्रूटिंग, वे बच्चे जो सरल पाठ और कहानियां धारा प्रवाह पढ़ लेते हैं लेकिन उचित हाव भाव और समझ की कमी होती है। स्कूल के पहले 2 कालांश इन्हीं समूहों पर काम करने के लिए समर्पित होते हैं। यह प्रोग्राम सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा पढ़ने में पीछे न रहे। अच्छा सर। अब आता है हमारा तीसरा और सबसे शक्तिशाली किरदार, परख। इसका भी पूरा नाम एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक्सेलेंट। परख का काम क्या है? ये भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है, जिसे NCERT के तहत स्थापित किया गया है। इसका मुख्य काम है देश के सभी स्कूल बोर्डों यानी CBSE, RBSE आदि के लिए मानक और दिशा निर्देश तय करना, ताकि मूल्यांकन में एक रूपता आ सके। यस सर। परख 4 मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। क्षमता विकास यानी कैपेसिटी डेवलपमेंट, शिक्षकों को योग्यता आधारित मूल्यांकन कैसे करें इसका प्रशिक्षण देना, बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण यानी लार्ज स्केल अचीवमेंट सर्वे, राष्ट्रीय स्तर पर NAS और राज्य स्तर पर CEAS या CEAS आयोजित करना, ताकि पता चल सके कि बच्चे वास्तव में कितना सीख रहे हैं। बोर्डों की समानता यानी सभी बोर्डों की परीक्षाओं के स्तर को समान बनाना, ताकि किसी भी बोर्ड के छात्र को कॉलेज एडमिशन में नुकसान न हो। समग्र प्रगति कार्ड यानी छात्रों के लिए एक 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड विकसित करना, जिसमें सिर्फ अंकों के अलावा उनके कौशल, क्षमताओं और अन्य पहलुओं का भी मूल्यांकन हो। तो अब तस्वीर साफ हुई। निपुण लक्ष्य तय करता है, प्रखर उस लक्ष्य को हासिल करने का जमीनी अभियान है, और परख ये मापता है कि हम लक्ष्य के कितने करीब पहुंचे। ये तीनों मिलकर शिक्षा में सुधार का एक शक्तिशाली चक्र बनाते हैं। सर, आज पहली बार मुझे ये सब इतना स्पष्ट समझ आया है। आपने तो पूरी फिल्म ही दिखा दी। अब लग रहा है कि मैं इस टॉपिक को संभाल सकती हूँ। लेकिन एक आखिरी डर है। क्या? सर, सब समझ तो आ गया, पर परीक्षा के 1 हफ्ते पहले ये सब कुछ एक साथ कैसे रिवाइज करूंगी? इतने सारे फैक्ट्स, फुल फॉर्म, तारीखें। चिंता मत करो, हर अच्छी फिल्म में हीरो के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है। तुम्हारे लिए भी एक है। मानवी, स्मार्ट स्टडी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, सही समय पर सही चीज को रिवाइज करना है। और इसके लिए एक ब्रह्मास्त्र है, टेस्ट क्यू की 4444 वन लाइनर प्रश्नों की PDF। टेस्ट क्यू? ये क्या है सर? ये तुम्हारी रिवीजन की समस्या का रामबाण इलाज है। सोचो, जो कुछ हमने पिछले 1.5 घंटे में डिस्कस किया, वो सब और उससे भी ज्यादा सिर्फ एक लाइन के सवालों में बदल दिया गया हो। कोई लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं, सिर्फ वो फैक्ट जो सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। इसके फायदे सुनो। पूरे सिलेबस का निचोड़। इसमें शैक्षिक परिदृश्य के हर टॉपिक, हर योजना, हर फैक्ट को एक लाइन में बदल दिया गया है। कोई भी फालतू की थ्योरी नहीं, सिर्फ वो जो एग्जाम में आएगा। ये तुम्हारे नोट्स बनाने का समय बचाता है। 50 अंक पक्के? इस टॉपिक का वेटेज लगभग 50 अंकों का है। इस PDF को अगर तुमने परीक्षा से पहले 3-4 बार अच्छे से पढ़ लिया, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सेक्शन के 50 अंक तुम्हारे कहीं नहीं गए। ये सिर्फ नोट्स नहीं, ये एक मार्क्स बूस्टर है। रैपिड रिवीजन। सबसे बड़ी बात, समय की बचत। सोचो, पूरा चैप्टर तुम सिर्फ 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकती हो। ये तुम्हारा कम से कम 20 से 25 घंटे का समय बचाएगा, जिसे तुम दूसरे कमजोर विषयों पर लगा सकती हो। आत्मविश्वास।
जब तुम 4444 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर पढ़कर जाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान पर होगा। तुम्हें पता होगा कि तुमने कुछ भी जरूरी नहीं छोड़ा है। सर, ये तो सच में बहुत काम की चीज लग रही है। मुझे ये कहाँ मिलेगी? मानवी, एक टॉपर और एक औसत छात्र में यही फर्क होता है। टॉपर स्मार्ट रिसोर्स का इस्तेमाल करता है। मेहनत सब करते हैं, पर सही दिशा में मेहनत करने वाला ही सफल होता है। टेस्ट क्यू की ये PDF तुम्हारे लिए वही सही दिशा है। इसे अपनी तैयारी का हिस्सा बनाओ और फिर देखो कॉन्फिडेंस कहाँ पहुंचता है। ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। ठीक है सर, अब मैं रिवीजन से नहीं डरूंगी। अब आप मेरा टेस्ट लीजिए, देखिए आपकी फिल्म का मुझ पर कितना असर हुआ। जरूर। चलो, अब होगा असली इम्तिहान, परीक्षा से पहले परीक्षा। ठीक है मानवी, अब मैं तुमसे 20 सवाल पूछूंगा। ये 20 सवाल इस पूरे टॉपिक का सार हैं। हर सही जवाब तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। तैयार हो? प्रश्न 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस शिक्षा नीति की जगह ली है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। NEP 2020 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करती है, जो 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। प्रश्न 2, नई संरचना 5+3+3+4 में बुनियादी चरण यानी फाउंडेशनल स्टेज में कौन सी आयु वर्ग के बच्चे शामिल हैं? सर, 3 से 8 वर्ष। बहुत बढ़िया। बुनियादी चरण 5 साल का है, जिसमें 3 साल प्री स्कूल 3 से 6 वर्ष और 2 साल कक्षा 1-2 6 से 8 वर्ष शामिल हैं, जो कुल मिलाकर 3 से 8 वर्ष की आयु को कवर करता है। प्रश्न 3, राजस्थान में कक्षा 1 से 5 के लिए NEP 2020 के अनुसार नए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की जिम्मेदारी किस संस्था की है? RSCERT उदयपुर। शानदार। NEP 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और सामग्री विकास का कार्य स्तरीय स्तर पर RSCERT या CERT को सौंपा गया है। प्रश्न 4, राजस्थान सरकार का प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम किन कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए है? कक्षा 3 से 8। एकदम सटीक। प्रखर राजस्थान 2.0 एक 90 दिवसीय पठन उपचारात्मक कार्यक्रम है, जो कक्षा 3 से 8 के उन बच्चों के लिए है जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। प्रश्न 5, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख में A का क्या अर्थ है? एनालिसिस। बहुत अच्छे। परख का पूरा नाम है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। प्रश्न 6, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किस ग्रेड के अंत तक सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN प्राप्त करना है? इसका तो ग्रेड 3 होगा सर। सही जवाब। निपुण भारत का स्पष्ट लक्ष्य है कि 2026 से 27 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने, लिखने और बुनियादी गणित में सक्षम हो जाए। प्रश्न 7, छात्रों के प्रदर्शन का 360 डिग्री समग्र मूल्यांकन करने के लिए समग्र प्रगति कार्ड की अवधारणा किससे संबंधित है? परख यानी पारख। बिल्कुल सही। परख के 4 मुख्य कार्यों में से एक है 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड विकसित करना, जो छात्रों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर डोमेन का मूल्यांकन करेगा। प्रश्न 8, NEP 2020 में ECCE का पूर्ण रूप क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। करेक्ट। ECCE का अर्थ है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, जो 3 से 8 वर्ष के आयु के बच्चों के समग्र विकास पर केंद्रित है। प्रश्न 9, NEP 2020 की एक प्रमुख विशेषता के रूप में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण किस पर जोर देता है? कौशल आधारित शिक्षा। बहुत खूब। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का उद्देश्य बच्चों को अकादमिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कौशल और श्रम की गरिमा सिखाना है। प्रश्न 10, शाला दर्पण पोर्टल का प्रबंधन किस राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है? राजस्थान। सही। शाला दर्पण राजस्थान सरकार का एक एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल है, जो राज्य की पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली का प्रबंधन करता है। वाव, इनमें तो मजा आ रहा है। ग्रेट। अब नेक्स्ट प्रश्न 11, निष्ठा यानी NISHTHA कार्यक्रम मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया है? A, छात्रों के मूल्यांकन के लिए। B, स्कूल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। C, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के प्रशिक्षण के लिए। D, अभिभावकों की भागीदारी के लिए। C, शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के प्रशिक्षण के लिए। एक्सीलेंट। निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों की क्षमताओं का समग्र विकास करना है। प्रश्न 12, NEP 2020 में त्रिभाषा सूत्र के तहत कम से कम कितनी भाषाएं भारत की मूल होनी चाहिए? A,
1, B 2, C 3, D ये अनिवार्य नहीं है। बी 2। बिल्कुल सही। त्रिभाषा सूत्र में लचीलेपन के साथ ये सिफारिश की गई है कि सीखी जाने वाली 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषाएं हों। प्रश्न 13। NEP 2020 के अनुसार किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी? A 2025, B 2028, C 2030, D 2035। सी 2030। बिल्कुल सही। NEP 2020 का लक्ष्य 2030 तक शिक्षक को पूरी तरह से बहुविषयक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित करना है, जिसमें 4 वर्षीय एकीकृत बीएड मानक डिग्री होगी। प्रश्न 14। विद्या प्रवेश मॉड्यूल, जिसे निपुण भारत मिशन के तहत विकसित किया गया है, किस कक्षा के लिए है? A बाल वाटिका, B कक्षा 1, C कक्षा 2, D कक्षा 3। बी कक्षा 1। करेक्ट। विद्या प्रवेश कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले बच्चों के लिए 3 महीने का एक प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल है, ताकि वे औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। प्रश्न 15। प्रखर राजस्थान 2.0 में छात्रों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है? A बीज, B अंकुरण, C पौधा, D पुष्पण। सी पौधा। बहुत अच्छे। प्रखर राजस्थान में 4 समूह हैं। बीज यानी C1, अंकुरण C2, पुष्पण C3 और फलन C4। पौधा इसमें शामिल नहीं है। प्रश्न 16। दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? A डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, B डिजिटल इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज एंड स्कूलिंग, C डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एंड नॉलेज, D डिजिटल इंडिया नॉलेज शेयरिंग हब। ए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। शानदार। दीक्षा एक राष्ट्रीय मंच है जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए आकर्षक शिक्षण सामग्री प्रदान करता है। प्रश्न 17। NEP 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात यानी GER का लक्ष्य क्या है? A 30%, B 40%, C 50%, D 60%। सी 50%। सही जवाब। NEP 2020 का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 50% करना है। प्रश्न 18। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? A प्रोफेसर यशपाल, B डॉक्टर कस्तूरी रंगन, C TSR सुब्रमणियन, D सैम पित्रोदा। बी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। बिल्कुल सही। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में गठित समिति ने NEP 2020 का मसौदा तैयार किया था। 19 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र शिक्षक अनुपात क्या है? A 25:1, B 30:1, C 35:1, D 40:1। बी 30:1। करेक्ट। RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों के लिए 2 शिक्षकों का प्रावधान है, जिससे अनुपात 30:1 बनता है। NEP 2020 में आंगनवाड़ियों को प्राथमिक विद्यालयों के साथ एकीकृत करने की सिफारिश किस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए की गई है? A माध्यमिक शिक्षा, B व्यावसायिक शिक्षा, C प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा यानी ECCE, D शिक्षक प्रशिक्षण। सी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा। गुड। अंतिम सवाल का भी सही जवाब। आंगनवाड़ियों को स्कूल कॉम्प्लेक्स में एकीकृत करने का उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को एक सहज और गुणवत्तापूर्ण ECCE इकोसिस्टम प्रदान करना है। बस सही तरीके से समझने की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर। आज आपने मेरा सबसे बड़ा डर खत्म कर दिया। अब मुझे NEP 2020 एक बोझ नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग कहानी लगती है। मुझे विश्वास है कि अब मैं परीक्षा में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर पाऊंगी। याद रखना, सही स्ट्रैटेजी और सही रिसोर्स, और ये रीट मेंस की सीट तुम्हारी है। अब जाओ और अपनी जीत की तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। जय हिंद। जय राजस्थान।